अरे बच्चों कैसे हो? आज अपन बेटा डिस्कस करने के लिए आए हैं किंगडम फंगस के बारे में, है ना। अभी तक अपन ने बैलेंसर क्लासिफिकेशन में अपन ने कितने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की थी। आर.एस. व्हिटेकर ने जो कि हमें दिया था, जिसमें अपन ने किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अभी अपनी किंगडम फंगस की बात कर रहे हैं। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में ये सारे के सारे तीनों के तीनों किंगडम या तीनों पार्ट एक ही चैप्टर बैलेंसर क्लासिफिकेशन में इनबिल्ट है। हालांकि इनसे डेप्थ में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए हमने हर एक किंगडम की अलग अलग लेक्चर्स वीडियो बनाए हैं। हमें हर एक किंगडम को अलग अलग थोड़ा सा डेप्थ में ले जा करके स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो देखो, अभी तक अपन ने जितनी भी स्टडी की किंगडम मोनेरा से लेकर के, और अब अपन किंगडम फंगी की बात करेंगे, तो हमें कुछ चीजें इवेल्युएशन के फॉर्म में, या ये कह सकते हो कि इवोल्यूशन के पर्पज से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। उनकी सेलुलरिटी के बारे में भी अपने को जानकारी मिल गई, जिसमें अपने को पता चला कि ये जो प्रोकैरियोट्स थे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, सिंपलेस्ट टाइप ऑर्गेनिज्म थे, ऑल एंड ऑल अपन ये कह सकते हैं। कोई स्पेशल तरीके की यहाँ पे अपने को कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती थी, है ना। ऑल्दो इनकी जब अपन सेलुलर कंडीशन का डिटेल में स्टडी करने गए, तो अपने को पता चला कि हालांकि इसमें लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इनका प्रिमिटिव स्टेज का है, डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो इन्हें इनके उस एटमॉस्फेयर कंडीशन में या इनके उस नेचुरल हैबिटेट में इनको रहने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो अपने को पता चलता है कि इनकी जो सेल वॉल थी, सेल वॉल बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आइदर वो आर्की बैक्टीरिया हो, एक्सट्रीम कंडीशन सॉल्ट लविंग एसिड लविंग वाले बैक्टीरिया, या फिर वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो, या फिर वो साइनो बैक्टीरिया हो, सेल वॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इनके न्यूट्रिशन सिस्टम में भी अपने को वेरिएशन देखने को मिले। कुछ थे जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक थे, लेकिन वो सनलाइट का उस तरह से यूज नहीं करते थे जैसा कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। कुछ ऐसे होते थे जो कि कीमोसिंथेटिक परफॉर्म कर रहे थे। कुछ ऐसे भी होते थे जो कि हेटेरोट्रॉपिक नेचर को बिलोंग करते थे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं, सैप्रो नेचर को फॉलो कर रहे हैं, या पैरासिटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, या फिर सिम्बायोटिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो वैरायटी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही थी। फिर जब अपन किंगडम प्रोटिस्टा में आए, तो थोड़ा और अपने को इवोल्यूशनरी कंडीशन देखने को मिली, जैसे किंगडम मोनेरियंस में। किंगडम अगर अपन मोनेरा की बात करते हैं, तो सबसे लास्ट अपना जो टॉपिक क्या था, वो क्या था, साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया कैसे थे, ये फोटोसिंथेटिक थे। तो जब अपन ने प्रोटिस्टियम के स्टार्ट करी, तो अपने को सबसे पहले क्या मिला, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद अपने को सैप्रोबिक नेचर वाले प्रोटिस्टेंस मिले, एंड देन फिर अपने को मिले बेटा कैसे, पैरासिटिक वाले प्रोटिस्टेंस, है ना। अब देखो, यहाँ पे अपने को एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफर हो रहे हैं, क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे डिफर हो रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाइज अगर अपन देखें, तो अलग अलग इन सभी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपने को देखने को मिल रहा है। फिर वो डेस्माइड्स हो, डाइटम्स हो, डैनोफ्लैजेलेट्स हो, या स्लाइम मॉडल्स हो, या फिर अपने पास प्रोटोजोअन्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हो, डिजीज कॉज कर रहे थे जो, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट तरीके की स्टडी देखने को मिली। सबसे ज्यादा वेरिएशन अपने को कहाँ देखने को मिलता है, इनके सेल वॉल में। कभी अपने को सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड की मिलती थी, कभी अपने को प्रोटीन और लिपिड और की अपने को देखने को मिल रही थी। नैक वहां पे अपने को नहीं मिलता, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं मिलता था। कभी अपने को सिल्फाइड सेल वॉल देखने को मिल रही थी, कभी सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को अपने को मिल रही थी, और कुछ ऑर्गेनिज्म में तो कैलिकल की लेयर भी देखने को अपने को मिली थी। फ्लैजिलर कंडीशन भी यहाँ पे देखो डिफर हो रही थी, कभी बाई फ्लैजिलेट्स मिल रहे हैं, कभी सिंगल फ्लैजिलेट्स मिल रहे हैं, कभी फ्लैजिला मॉडिफाइड हो जा रहा है, कभी फ्लैजिला होता ही नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स डिफर हो रहे हैं, कभी सीडोपोडिया मिल रहा है, कभी सीलिया, कभी फ्लैजिला, कभी कुछ भी नहीं। इनका जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा वेरिएट हो रहा है। रिप्रोडक्टिविटी की बात करें तो बेटा रिप्रोडक्शन सिस्टम भी बहुत ज्यादा वेरिएट हो रहा है। कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को
को वर्डिंग देखने को मिलती है, स्पॉरुलेशन देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन या फिजन देखने को अपने को मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन सिस्ट फॉर्मेशन, एंडोस्पोर की जैसी चीजें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वेरिएशन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को मिला। इनिशियल कंडीशन में अपने को ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता ही नहीं था, मतलब फर्टिलाइजेशन वहां पे फॉलो नहीं होता था, है ना। धीरे धीरे करके अपने को पता चला, जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डीप में अपन स्टडी करते चले गए उस किंगडम का, तो पता चला कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉलो होना स्टार्ट हुआ। मतलब वहां पे कॉन्जुगेशन हुआ। कॉन्जुगेशन के बाद जब अपने को ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने को मिले सिंगैमी अपने को देखने को मिलने लगी। और सिंगैमी में भी ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन oogamous, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस भी कंडीशन अपने को देखने को मिलने लगी। ऑल्दो इतनी सारी स्टडी में अपने को ये चीज तो पता चल गई कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी मिल रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन के बेस की अपन बात करें, रेस्पिरेशन की या रिप्रोडक्शन के बेस की। मतलब हमारे पास ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है जिनके आधार पे ऑर्गेनिज्म को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म देखो ना बेटा, प्रोटिस्टियंस के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो कि स्लाइम माउल्ड वाले थे, मतलब जैसे कि स्लाइम माउल्ड वो फंगस की तरह अपने को दिखते थे, वो एक क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल वहां पे था ही नहीं, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बिलोंग करते थे, वो सिम्बायोटिज्म फॉलो कर सकते हैं, वो पैरासिटिज्म फॉलो कर सकते हैं, वो सैप्रोटिक नेचर को फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के नेचर को फॉलो करते थे। तो अब अपन इसी सिस्टम को आगे जब अपन लेकर के चले थोड़ा सा और जब अपने डीप में स्टडी करी, तो बेटा अपने को क्या मिला, किंगडम फंगस अपने को देखने को मिला, है ना। अब जब अपन किंगडम फंगस की जब अपन ने बात करी, तो देखो कुछ खास चीजें यहाँ पे पहले आपको हम रिकॉल कराते हैं। किंगडम फंगस है ना, देखो इवोल्यूशन हमेशा फॉरवर्ड मैनर में ही होता है, कभी भी वो बैकवर्ड मैनर में नहीं होगा, कभी भी रिवर्स मैनर में नहीं जाएगा। अगर एक बार ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, वो अब सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं जा सकता और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही आएगी। तो जब अपन फंगस की बेटा बात करेंगे ना, तो फंगस की जो सेलुलर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, वो कैसी देखने को मिलेगी, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अपने को मिलेगी, न्यूक्लियस वेल डेवलप रहेगा। हो सकता है कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन नेचर एब्सेंस हो सकते हैं, बट ऑल एंड ऑल वेल डेवलप कंडीशन की अपने को सेल देखने को मिलेगी। सेल वॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा अपने को थोड़ा एक डिफर मटेरियल मिलेगा, जिसको कि अपन नाम देते हैं काइटिन। यहाँ से सेल वॉल में एक और नया मटेरियल अपन ऐड करेंगे, काइटिन। कुछ कंडीशन में यहाँ पे अपने को सेलुलोजिक नेचर की सेल वॉल देखने को मिलती है, इसलिए उस तरह के सेलुलोज को अपन फंगल सेलुलोज का नाम दिया करते हैं। ठीक है बेटा। देन दूसरे पॉइंट पे अगर अपन बात करें इन फंगस के बॉडी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, तो ये फिलामेंटस बॉडी होगी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, फिलामेंटस बॉडी होगी। 2 पार्ट यहाँ पे इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, राइजोइड्स अपन ऑब्जर्व करेंगे, जिसके हेल्प से भी ये सबस्ट्रेटम से अपने बेस से ये स्टिक हो पाएगी, और एक एयरी बॉडी होगी या एरियल बॉडी होगी, जिसको कि आप अपन फिलामेंट का नाम देंगे। इन फिलामेंट्स को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये बेटा फिलामेंट कैसे होंगे, एसेप्टेट होंगे, मतलब एक सिंगल फिलामेंट अपने को देखने को मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे शो होगी। या कि फिर ऐसा हो सकता है कि इस फिलामेंट में अपने को कंपार्टमेंटाइजेशन देखने को मिले, मतलब अपने को सेप्टास देखने को मिले, जो से कि इस पूरे के पूरे फिलामेंट को कुछ डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, जिनको कि अपन ने क्या कहा, सेप्टेट फिलामेंट का अपन नाम देंगे। ये फिलामेंट्स एक सिंगल फिलामेंट्स भी मिल सकता है, मतलब इजीली डिटेक्टेबल फॉर्म में अपने को मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनका बंच बन जाए, है ना, मतलब रेटिकुलेटेड मैनर में अपने को देखने को मिले। तो उस पर्पस में यहाँ पे अपने को हाइफा एंड माइसेलियम टर्म को बहुत डीप से बहुत अच्छे से अपने को बेटा समझना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इसमें, है ना। न्यूट्रिशन मैनर की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्लोरोफिल मिलता ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, एक्चुअली ये ऑटोट्रॉफिक एक्टिविटी ही परफॉर्म नहीं करते, ये हेटेरोट्रॉपिक मैनर में ये डिपेंडेंट है। तो या तो ये डिजीज कॉज कर रहे होंगे, या तो ये सैप्रोबिक नेचर को फॉलो कर रहे होंगे, और या तो फिर ये सिम्बायोटिज्म को फॉलो करेंगे। फंगस को अगर अपन रेस्पिरेशन मोड में अगर अपन चले
तो यहाँ पे अपने को वही एरोबिक एनारोबिक के बेस पे ही अपन इसको डिवाइड करेंगे। रिप्रोडक्शन की बेस पे बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वर्सेटाइल कंडीशन में देखने को मिलेगा, थोड़ा वास्ट कंडीशन में देखने को मिलेगा, थोड़ा डीप पे अपन डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन के बेस पे फंगस को। यहाँ पे पहली बार बेटा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। पहली बार अभी तक अपने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कंडीशन देखने को नहीं मिली थी, है ना। अब अपने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन की तो कहानी वही रहेगी, वही फिजन, वही स्पोरुलेशन, बडिंग भी देखने को मिलेगी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा अपने को सिंगैमी को और जरा अपने को डिस्क्राइब करना है। सिंगैमी में भी अपने को डिफरेंट कंडीशन देखने को मिल सकती है। मतलब ऑल एंड ऑल अगर कह सकते हैं तो फंगस एक बहुत ही ज्यादा वास्ट ग्रुप है। अभी तक की अगर स्टडी माने तो फंगस की जो स्पीशीज होती है वो सबसे ज्यादा पाई गई है। लार्जेस्ट आप इसको मेंबर वाला किंगडम आप इसको कह सकते हैं। फंगस के साथ एक और अच्छी बात है कि ये कॉस्मोपोलैजियन होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, दुनिया में हर जगह ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। बिल्कुल दुनिया में हर जगह आपने इसको अपने आसपास भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, करने को मिल भी सकता है। एग्जाम्पल वाइज देखने को इनमें डिफरेंट कलर के लिए क्रोमैटोफोर्स मिलते हैं, तो कलर वाइज भी इनको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल वाइज बेटा बात करें तो अभी जैसे देखो मॉइस्चर का मौसम भी आने वाला है। अभी बहुत ज्यादा समर था और अभी अब रेनी सीजन आएगा, देन विंटर, है ना। रेनी और विंटर सीजन में जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने ठीक है आप बाहर गए थे, आपके कपड़े क्या हो भीग गए, क्लॉथ आपके गीले हो गए, धूप नहीं हुई, आपने उसको सनलाइट नहीं दिखा पाया, धीरे धीरे क्या होगा उसमें आपको थोड़े दिनों और आपने उसको बंद करके रख दिया, हल्का सा मॉइस्चर था आपने उसको बंद करके रख दिया। अब आपको थोड़े दिनों बाद उसमें डार्क स्पॉट, डार्क ब्राउनिश कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं। ये फंगस थे बेटा। आपने क्या किया, कुछ फूड मटेरियल था जो कि फिनिश नहीं हुआ और वो लेफ्ट रह गया वहां पे, और उसके थोड़ी देर बाद आप वहां पे देखते हैं कि आपको व्हाइट कलर का डेटोलाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो भी बेटा फंगस था, है ना। लेदर के जितने भी आइटम्स होते हैं वहां पे आपको मॉइस्चर के कारण कुछ येलोविश या ब्राउनिश कलर का या रेडिश कलर का आपको वहां पे पिगमेंट के जैसा दिखना स्टार्ट होता है, फंगस था बेटा। काफी दिनों तक अगर कहीं से पानी का रिसाव होता रहे और फिर वहां पे आपको जब वो सूखता है तो आपको डार्क कलर की एक लेयर दिखने स्टार्ट होती है, या बारिश के सीजन में अगर कहीं पे सीलन आती है अपने घर में, वहां पे आपको फंगस देखने को मिल सकते हैं। तो फंगस कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, दे कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम एवरीवेयर। बड़े ही डिफरेंट कलर के होते हैं। ट्री ट्रंक में देखो वहां पे आपको फंगस दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पुराना फर्नीचर हो वहां पे आपको फंगस दिख जाएगा। लगभग हर जगह फंगस अपने को देखने को मिलता है। तो फंगस की इतनी ज्यादा वैरायटी को अपने को ऑब्जर्व करना है। फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जब अपन इनके सिम्बायोटिक नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तब आपको लीचेन और माइकोराइजा के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। डिफरेंट चीजें यहाँ पे अपन देखेंगे जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अगर बेस पे देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अराइज होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को समझना या एग्जांपल्स को मेमोराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ एक शॉर्टकट्स हैं जो हम आपको लेक्चर के लास्ट में, या आप कह सकते हैं कि किंगडम के सबसे लास्ट में जब हम आपको इनके एग्जांपल्स की एक समरी दे रहे होंगे वहां पे आपको इसका शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल किंगडम फंगी की ये जो जर्नी अभी अपन तय करने वाले हैं, काफी मजेदार जर्नी होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे फैक्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पे अपन देखेंगे, जो कि आप अपने घर में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो वहां पे इनका बहुत सारा रोल आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा किंगडम फंगस की स्टडी को। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस फंगस की स्टडी को अपन कहते क्या है। अपन कह रहे हैं ना अपन किंगडम फंगस की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक या हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए या उनके ग्रुप की स्टडी के लिए एक ब्रांच बन गई है, क्योंकि काफी ज्यादा वास्ट वैरायटी है। तो फंगस की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। अब आपको ये टर्म थोड़ा सा रिकॉल कराएगा स्लाइड बोर्ड्स को, आपको याद है वहां पे अपन बात कर रहे थे ना जब फंगल एनिमल को डिवाइड किया गया था, या कि जब उनको फंगस की तरह से डिवाइड किया गया था, तब आपको मिक्सोमाइसीज या माइसिटोज हुआ, ऐसे टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं।
माई वाला टर्म आपको देखने को मिल रहा था, वहीं से ये टर्म मतलब आप कह सकते हो कि इसको कोरिलेट कर सकते हो कि फंगस की जो स्टडी होती है, डेफिनेटली टर्मिनोलॉजी है ग्रीक वर्ड की ही होगी, फंगस की स्टडी को अपन कहते हैं माइकोलॉजी, याद रखिएगा बेटा। चलिए फोकस करते हैं। किंगडम फंगस के बारे में अपन बेटा बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट किंगडम है, लार्जेस्ट किंगडम है आप कह सकते हैं। अप्रोक्स 1 लाख स्पीशीज, अप्रोक्स 1 लाख स्पीशीज अभी तक इसकी डिस्कवर की जा चुकी है। अप्रोक्स 1 लाख स्पीशीज अभी तक इसकी डिस्कवर की जा चुकी है। ठीक है बेटा। इसकी फंगस की स्टडी को अपन ने पहले बताया कि माइकोलॉजी अपन कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन दोनों पॉइंट से बेटा क्वेश्चन अराइज होते हैं। सेलुलर कंडीशन की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक कंडीशन में है। यूकैरियोटिक सेल मींस अब आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। यूकैरियोटिक सेल मतलब वेल डेवलप्ड सेल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ऑर्गेनल वेल डेवलप्ड कंडीशन में अपने को मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे न्यूक्लियस की कंडीशन थोड़ा अपने को डिफर मिलती है, न्यूक्लियस का साइज यहाँ पे कम हो जाएगा, कंट्रोल में रहता है, थोड़ा स्मॉल साइज का न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इट मींस दैट यहाँ पे अपने को कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलने लगी है, ऑब्जर्व करने को मिलने लगी है। अभी तक क्या हो रहा था, किंगडम प्रोटिस्टियंस तक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे। मोलेरियंस कैसे थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टियंस कैसे थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ये ऐसा पहला किंगडम अपने को ऑब्जर्व करने को मिला जिसमें कि बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रही है। यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को आपको मिलेंगे। इनका जो न्यूक्लियाई होता है बेटा, न्यूक्लियाई इनका स्मॉल कैटेगरी का होगा या स्मॉल कंडीशन का होगा। ठीक है। इनकी सेल वॉल की अपन ने बात की थी तो बेटा सेल वॉल डेफिनेटली यहाँ पे अपने को काइटिन की मिल रही है, ये एक नया मटेरियल है। और फंगल सेलुलोज भी अपन इसको नाम देते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ फंगस में सेलुलोज अपने को देखने को मिलता है। अब कुछ सेलुलोज को अपन ने फंगल सेलुलोज का नाम दिया है, ये पॉइंट भी आपको रिकॉल रखना है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, सेल वॉल के बेस पे अपन ने सभी किंगडम को बहुत ज्यादा स्टडी किया। तो सेल वॉल जो इनमें इतनी ज्यादा वैरायटी अपने को देखने को मिल रही है ऑर्गेनिज्म वाइज, इसलिए सेल वॉल वाले पॉइंट को हमेशा मेमोराइज करना कंपलसरी है अपने लिए, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे ये मिलेगा आपको, ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस मतलब बोले तो बेटा क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट मिलेगा। क्लोरोफिल अगर यहाँ पे एब्सेंट है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कराई जाएगी। ये कीमोसिंथेटिक भी एक्चुअली नहीं कर पाते, ये हमेशा हेटेरोट्रॉपिक नेचर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। नीचे देखो आपको मिलेगा। अब अगर ये एक क्लोरोफिलस है तो साहब इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा सर, बेटा ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये बिलोंग करेंगे। और स्पेशली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कैसे, ये पैरासिटिक और सैप्रोबिक नेचर। ठीक है। पैरासिटिक एंड सैप्रोबिक नेचर में ये बिलोंग करेंगे। फिर से जरा याद दिला दूं आपको बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोले तो the type of nutrition in which organisms depend on their host for their nutrition system and they absorb nutritional substance from their host body and their host receive a harmful effect from that particular organism or their parasites। ठीक है। ये अपने होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, मतलब एक्चुअली इनका ऐसा कुछ आप उसको कह सकते हैं इंटेंशन, इनका कुछ इंटेंशन नहीं होता अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाने का, बट उस प्रोसेस के ड्यूरेशन पे कई बार ऐसा होता है कि होस्ट को कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या होस्ट या तो डिजीजर हो जाएगा या फिर वो होस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है। वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। सैप्रोबिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बेटा डेड और डीके सब्सटेंस पे डिपेंड होता है। ऑर्गेनिज्म डेड और डीके सब्सटेंस पे बेटा डिपेंडेंट होगा, वो उस डेड सब्सटेंस पे या डेड बॉडी पार्ट पे एक हाइड्रोलाइटिक नेचर के कुछ केमिकल रिलीज करेगा जो कि उसकी बॉडी को फर्दर डीके करेंगे। वहां पे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस है वो वहां से रिलीज होगा, उसके को फीड करेंगे। सैप्रोबिक नेचर कई बार अपन ने इसके बारे में डिस्कशन करके रखा हुआ है। इनकी बॉडी में बेटा स्पोर फॉर्मिंग कैपेसिटी मिलती है, ये इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इवन दैट अभी जब अपन फर्दर लेक्चर देखेंगे तो अपन अभी तक कई बार अपन ने ना स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन ऐसी अपन ने बातें कर रखी। अब इस किंगडम में के अंदर अपन स्पोर्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ स्पोर्स कैन बी अकर्स इन नेचर। different type के स्पोर्स देखेंगे on the basis of their origin, on the basis of their shape, size और on the basis of their nature। बहुत सारा अपन स्पोर्स का टाइप देखने वाले हैं।
इनकी बॉडी होती है बेटा नॉन वैस्कुलर होती है। नॉन वैस्कुलर होगा इट मींस दैट अभी तक इनकी बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो कर रहे हैं बट अभी भी नॉन वैस्कुलराइजेशन की कंडीशन में है ये। यहाँ पे अभी अपने को वैस्कुलर बंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनकी बॉडी में अभी अपने को उस तरीके की हार्डनेस देखने को नहीं मिल रहा है या सपोर्टिव सेल देखने को नहीं मिल रही है। केवल काइटिन का अभी अपने को यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिल रहा है या काइटिन का यहाँ पे अपने को बॉल देखने को मिल रही है। बेटा इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इनमें जो फूड मटेरियल है वो या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म पे स्टोर होगा या फिर ऑयल के फॉर्म पे स्टोर होगा। ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है जिसके बेसिस पे अपने को बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है ना। कभी साइनोफाइसियन स्टार्च देखने को अपने को मिल जाता है, कभी अपने को एल्यूरॉन लेयर देखने को मिलती है, कभी ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलती है। तो डिफरेंट तरीके की अपने को रिजर्व फूड मटेरियल की कंडीशन देखने को मिलती है। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में। किंगडम फंगस में ये ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर हुआ करता है। अगर अपन इनके बेटा हैबिटेट की बात करते हैं तो ये वर्सेटाइल नेचर के होंगे, बहुत ज्यादा इनमें वैरायटी देखने को मिलेगी कि अपने को एयर में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं। ये अपने को प्लांट बॉडी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, एनिमल बॉडी में भी मिलेंगे, वार्म और ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलेंगे। ऑल एंड ऑल आप कह सकते हो कि ये दुनिया में हर जगह पर कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म में ये काउंट होते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे ही एक बात आती है कि जैसे यहाँ पे अपन ने कहा था बेटा कि ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं ना, तो आप हमेशा ये फोकस करो कि जब भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक नेचर का होगा या डिजीज कॉजिंग नेचर का होगा, ऑर्गेनिज्म अगर डिजीज कॉजिंग नेचर का है तो अपन उसको पैथोजन की कैटेगरी में रखते हैं। फंगस के थ्रू भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई तरीके की डिजीज होती है ऑर्गेनिज्म में, जिसके कारण से अपन इसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपन इसको नाम देते हैं। तो ऐसे फंगस की स्टडी करना जिनसे कि ऑर्गेनिज्म को डिजीज हो रही है, ऐसे फंगस की स्टडी करना जिनसे कि ऑर्गेनिज्म को डिजीज हो रही है या कि फंगल डिजीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फंगल पैथोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा, वो फंगल पैथोलॉजी। ठीक है, देखो जब अपन फंगल पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं देन इट इज नोन एज स्टडी ऑफ फंगल डिजीज, स्टडी ऑफ फंगल डिजीज। अब उस फंगल डिजीज की स्टडी में अपन क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, द डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज, सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड क्यूर ऑफ डिजीज, है ना। ऐसे डिफरेंट तरीके की चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एजेंट ऑफ डिजीज भी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। अब इसका एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है यीस्ट। ठीक है, फंगस की जितनी भी पैरामीटर है, जितने भी क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे फंगस को एक अलग किंगडम में ही रखा गया था, उसमें जो हमारा जो यीस्ट होता है ये कभी भी फिट नहीं होता प्रॉपर्ली, ये उतनी प्रॉपर्ली फिट नहीं होता है, इसलिए हमेशा यीस्ट को इसके एक्सेप्शन में माना जाता है। यीस्ट